मेरे घर वालों ने आज तक मुझे कभी रोते हुए नहीं देखा होगा। जब आप घर छोड़ के जाते हैं, कोई भी छुट्टी आखिरी छुट्टी हो सकती है। जब मैं छुट्टी खत्म करके जा रहा हूँ, हम भी इमोशनल होते हैं, लेकिन अगर उस वक्त अगर हम इमोशनल हो गए, हमारे घर वाले ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, नेपाल में भूकंप आया था, तो इन सब जगहों पर हमारी इंडियन फोर्सेस को भेजा जाता है वहाँ रेस्क्यू करने के लिए। तो आपके पास क्या संसाधन है जिससे आप फर्स्ट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकें? इंडिया शायद किसी देश से पीछे नहीं है, हमारे पास एक से एक अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। हमारी फौज ऐसी है कि कभी पीछे तो नहीं हटेगी। जो अंदरूनी दुश्मन है वो बाहर के दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो लोग हमारे ही हैं, तो वो आतंकवादी नहीं है। हो सकता है उनका मांगने का तरीका गलत है, या फिर उनकी थिंकिंग गलत है, या फिर उनकी कुछ मांग है जो भारत सरकार नहीं मांग रही, या हम उन पर ऐसे अटैक नहीं कर सकते। द लेजेंड ऑफ बाबा हरभजन सिंह मरने के 40 साल बाद भी वो देश की सेवा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आज भी बॉर्डर पे वो तैनात हैं। उनकी मान्यता इतनी ज़्यादा है कि हम भी जब अपनी ड्यूटी पर निकलते हैं तो एक बार बाबा का नाम लेके ही निकलते हैं। वो एक ऐसी शक्ति है जो 24 घंटे हमारे माइंड में ये चीज़ रहती है कि नहीं, अभी हम सेफ हैं। पहला जीवन साथी फौजी का हथियार होता है। हमारा वेपन एक तरह से हमारी वाइफ है। हम अपने वेपन्स को कभी अलग नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर गन नहीं है तो आप सोल्जर नहीं है। आपके 2 बच्चे हैं, आप भेजोगे उनको मिलिट्री में, फोर्सेस में? अगर उनका इंटरेस्ट है फौज में तो मैं उनको दोनों को डेफिनेटली भेजूंगा। जब पहली गोली की आवाज़ आती है तब दिमाग में क्या चलता है? बहुत अलग है, मूवीज में और इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि जब गोली चलती है ना तो कोई छाती लेके सामने नहीं जाता। Welcome to the first episode of Wisdom Cast. I've started this podcast to have meaningful conversations with some great thinkers, doers, hustlers, achievers, some inspiring figures, and even legends. And I'm extremely privileged to be able to start this podcast with somebody who has dedicated his life in protecting us. Yes, today on the show we have Mr. Mayur Yadav, a paramilitary commander who serves as the first line of defense at the Indo-China border. आपने मिलिट्री के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे. Some of the senior podcasters have done great job in highlighting the glorious stories of Indian armed forces, but most of those podcasts have been with the senior folks, brigadiers, generals, majors, commanders. ये पॉडकास्ट एक ग्राउंड लेवल रियलिटी पे है. यहाँ पे हम बात करेंगे एक सोल्जर की लाइफ में क्या होता है. We are talking to a soldier who serves as a first line of defense at the border, who takes the first attack on himself when something goes wrong at the border. यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक सोल्जर की लाइफ कैसी होती है, क्या सोचते हो जब घर से निकलते हैं बॉर्डर के लिए, उनकी लाइफ में चैलेंजेस क्या होते हैं, बॉर्डर पे स्पेशली इंडो चाइना बॉर्डर पे वेदर कंडीशंस कितनी एक्सट्रीम होती हैं, उनकी फैमिली उनके बारे में क्या सोचती है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कॉम्बैट सिचुएशंस में क्या होता है जब पहली गोली चलती है. ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज हम मयूर जी के साथ ऑन दिस रिपब्लिक डे स्पेशल पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली फॉर यू. मयूर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, हमारे साथ वक्त बिताने के लिए राजी हुए. बिल्कुल जी. मुझे पता है आपकी छुट्टियां चल रही है और आपकी छुट्टी के हर मिनट पे आपके परिवार का हक है. हाँ जी. उसमें से अगर आप कुछ वक्त हमारे साथ बिता रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए. यू आर वेलकम सर. आज की जो कॉन्वर्जेशन है वो हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट हम बात करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जिसका आप हिस्सा हैं. तो क्या होता है वहाँ पे, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, रेस्क्यू ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस, बेसिकली एवरीथिंग दैट यू डू एज पैरामिलिट्री फोर्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री. और हमारे लिए वो जानना बहुत एक्साइटिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपका काम क्या होता है. तो हम वो चीज़ के बारे में बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे भारतीय फ़ौज की ताकत के बारे में, कितने पावरफुल हैं हम. फिर हम बात करेंगे एक फ़ौजी की लाइफ के बारे में, सोल्जर की लाइफ के बारे में, क्या स्टेट ऑफ माइंड होता है जब आप घर से निकलते हो, जब आप बैटल फील्ड में हो, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जब पहली गोली चलती है. तो वो सारे किस्सों में आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो सब चीज़ों के बारे में जो ग्राउंड लेवल पे होता है वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे. और फिर लास्ट में हम सिविलियंस के बारे में बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें ये बताइए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होती है, उनके डिविजन्स क्या क्या होते हैं और आप किस डिवीजन का हिस्सा हो और आपका काम क्या होता है. अच्छा जी, मैं ITBP में हूँ, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स जी. मैं उसमें हेड कांस्टेबल रैंक पर तैनात हूँ. इसके सिवा जैसे हमारी फोर्सेस है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वैसे ही एक हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिसके अंदर हम BSF, CRPF, SSB, ITBP, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हम सारे सेंट्रल आर्मर्ड फोर्सेस में आते हैं. हमारी ड्यूटीज़ बॉर्डर पर भी हैं, नक्सल एरिया में भी हैं. यहाँ इसके सिवा और भी इंडिया में कोई भी बड़ी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे इलेक्शन हो गया या कोई फ्लड आ गया या ऐसी कोई भी मतलब आपदा आती है, तो वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भेजा जाता है वहाँ ड्यूटी करने के लिए.
और यही हमारा काम है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब भारत सरकार का जो भी आदेश होता है हमारी ड्यूटी के लिए कि हमने वहाँ ड्यूटी पर जाना है तो हमने वो ड्यूटी निभानी पड़ती है। हाँ, इंडिया के बहुत सारी, जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी या नेपाल में भूकंप आया था, तो इन सब जगहों पर भी हमारी इंडियन फोर्सेस को भेजा जाता है वहाँ रेस्क्यू करने के लिए और वहाँ हालात को नॉर्मल करने के लिए। आप इंडो चाइना बॉर्डर पे तैनात है लद्दाख में, राइट? तो वहाँ पे वेदर कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम होती है, मैंने सुना है कुछ -17-18 डिग्रीज में 17,000-18,000 फीट में आप काम करते हो, तो आप कैसे मैनेज करते हैं, जरा वो बताइए। सर ऐसा है कि हाई एल्टीट्यूड है, 17-18 हज़ार के हाइट पर है, तो बेसिकली एक तो ऑक्सीजन कम होता है, टेम्परेचर भी काफ़ी लो होता है, तो वहाँ हमारे पास में उस तरह के इक्विपमेंट्स हैं यूज़ करने के लिए। और कुछ टाइम के लिए हमको पहले एक्लेमेटाइजेशन किया जाता है ताकि हम उस माहौल में ढल जाएं। हमको 15 दिन में हमारा धीरे धीरे हम हमारी बॉडी को उस लेवल पर लाया जाता है, उसके बाद हमको बॉर्डर पर भेजा जाता है। क्योंकि अगर हम अचानक ही जाते बीमार पड़ गए तो सडनली मैं अकेला तो आऊँगा नहीं, मेरे को लेके कोई 2 या 4 लोग आएंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि हमको पहले फिजिकली मेंटली फिट किया जाता है। हाई एल्टीट्यूड में जाने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, जैसे हम हाई एल्टीट्यूड में पहुँचते ही सर दर्द शुरू, उल्टियाँ आना शुरू, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, तो इंसान एक तरह से बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली सिक हो जाता है। तो वो सिकनेस को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको उस माहौल में ढालते हैं, राइट। उस माहौल में ढलने के बाद में वो धीरे धीरे फिर वो अपने रूटीन में आ जाता है, फिर उसकी बॉडी उस कंडीशंस में ढल जाती है धीरे धीरे। कोई भी नया आदमी तुरंत नहीं ढल सकता किसी भी जगह पर, तो ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि प्राकृतिक कंडीशन को आप या मैं नहीं बदल सकते, वो जैसी है वो वैसी है, तो उनके लिए हमें बदलना पड़ता है, जो सबसे मेन चीज़ है। कल हमने वो वीडियो देखा, आप जमी हुई नदी पे आप ट्रक लेके जा रहे थे, आप वहाँ पे खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो सर ऐसा है कि प्रॉब्लम्स तो हर जगह बुरी होती है, कंडीशंस हर जगह अच्छी तो नहीं होती, लेकिन बुरी कंडीशन में रो के जीने से अच्छा है कि उस बुरी कंडीशन में थोड़ा हंस के जियो, ताकि आपको थोड़ा सा उस बुरी कंडीशन को फील करने में या उसको एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। कंडीशंस तो बुरी है, आप उसको नहीं सुधार सकते, लेकिन आप थोड़ा एंजॉय तो कर ही सकते हैं। जब दोस्त यार होते हैं तो थोड़ा हो ही जाता है कि इंसान कर लेता है, लेकिन जब इंसान अकेला सोचता है अपने आप को तो वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा आपकी ट्रेनिंग के बारे में बताइए। हमने सुना है कि आर्मी की ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है, तो क्या होता है ट्रेनिंग में, इतनी टफ क्यों होती है और इतनी अलग क्यों होती है आर्मी की ट्रेनिंग? तो थोड़ा आप अपनी ट्रेनिंग के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता सके तो। मेरी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस तो यही है कि मैंने सबसे ज़्यादा अगर ट्रेनिंग में अगर कुछ सीखा है तो सहन करना सीखा है। चाहे दर्द हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, अगर इंसान सहन करना सीख जाएगा तो वो सब कुछ सीख जाएगा। क्योंकि हमको बैटल फील्ड में क्या पता कैसी कंडीशंस आए, तो उस कंडीशन के लिए हमको पहले प्रिपेयर किया जाता है हमारी ट्रेनिंग में, जिसके अंदर हमको एक नॉर्मल लड़के से एक सोल्जर बनाया जाता है। तो जो 52 वीक की जो ट्रेनिंग होती है ना, उसके अंदर हमारे ऊपर कोई भी हमारा इंस्ट्रक्टर या जो हमारा, जिसको हम उस्ताद बोलते हैं, ये कभी भी हम पे रहम नहीं करते किसी चीज़ के लिए नहीं। क्योंकि उस्ताद तो एक टाइम पे रहम कर भी देगा, लेकिन दुश्मन रहम नहीं करेगा। तो उसी कंडीशंस को झेलने के लिए हमको टफ किया जाता है, जिसके अंदर हमको हर तरह से मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ों को हमको इतना ज़्यादा, मतलब हमारी एक लिमिट्स तक लेके जाया जाता है, लास्ट लिमिट तक, कि यहाँ तक इसको देखो कि ये इसको झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। और हर कोई ट्रेनिंग पूरी करता है कि कुछ लोग वापस चले जा रहे होंगे? डिपेंड करता है। अब कुछ लोग, ज़्यादातर लोग करते हैं, कुछ लोग ही शायद नहीं करना चाहते होंगे, नहीं तो ज़्यादातर कोई भी जवान अगर सोच के अपने माइंड में आया है, क्योंकि जो 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में जो फौज के लिए जज्बा रखता है तो भाग के तो जाएगा नहीं। हाँ, जिसकी कंडीशंस कुछ ख़राब है, कोई चला जाता है, उसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे साथ हमने जो ट्रेनिंग की उसमें से बहुत कम ही लोग भागे, बाकी हम सब एक साथ ट्रेंड हुए और एक साथ हमने क्वालिफाई भी किया। आपकी पनिशमेंट्स काफ़ी वियर्ड होती है, काफ़ी अलग होती है, क्यों और कैसी होती है, थोड़ा बताइए। पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट एक्चुअल में वो शरीर की पनिशमेंट नहीं है, वो है माइंडली पनिशमेंट। आपको माइंडली हरासमेंट किया जाएगा। वो पनिशमेंट वो हमारे लिए उस वक्त के लिए पनिशमेंट थी, लेकिन आज की डेट में भी अगर हम सोचते हैं ना, तो हमको ये चीज़ याद आती है कि उस्ताद कुछ अच्छा सिखा के गए थे। कुछ सोच के किया होगा, जो भी किया होगा कुछ सोच के किया था उनने। कुछ आप बता सके तो एक आध किस्सा आप बता सके आपकी ट्रेनिंग का। किस्से तो बहुत है सर,
बताने के लिए, तो किस्से तो बहुत है, लेकिन कुछ उस टाइम पे हमारी उम्र ऐसी हुआ करती थी, हम 18-19 साल के थे, तो हम फ्रेंड्स ग्रुप का जो सर्कल था हमारे, जो 4-5 हम दोस्त थे, हम बड़े मतलब उस तरह से रहते थे कि थोड़ा बच्चों की तरह से रहते थे कि किसी की बात नहीं माननी, मस्ती मुस्ती करना। तो हम लोग काफ़ी बार ट्रेनिंग में ऐसा हुआ कि हमको इंडिविजुअली पनिशमेंट अलग से मिले, क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते थे जिसमें हम उस्तादों की नज़रों में आ जाते थे, और उस्ताद हमको देख के ये बोलते थे कि ये लड़का थोड़ा शैतान ज़्यादा है। तो हम कभी कभार नज़रों में भी रहे, कभी कभार हमारे कुछ अच्छे काम उस्ताद को पसंद भी आए, तो उस्ताद बोलते थे कि तू काफ़ी आगे जाएगा। तो अभी भी हमको कुछ उस्ताद मिलते हैं, कुछ उस्ताद बच्चे हैं मेरे ट्रेनिंग के अभी भी, जो मेरे साथ में, मुझे अभी 6 मंथ्स पहले मेरे ड्रिल के उस्ताद मिले थे। तो वो काफ़ी जाने माने ITBP के उस्ताद थे। जब मैं भर्ती नहीं हुआ था उससे पहले वो ITBP में ज्वाइनिंग कर चुके थे, तो उनने हमारे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया फ़ौज में, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमको दिया, और यही काम हम आगे अपने जूनियर्स को करेंगे। जो उन्हें सिखाया है, काफ़ी अच्छी चीज़ सिखाई है, जो लाइफ टाइम हमको याद रहेगी। बहुत चीज़ें ऐसी होती है फ़ौज की जो जब उस्ताद समझाता है तभी समझ में आती है, वरना आप चाहे किताबें कितनी पढ़ लो समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब तक उस्ताद ग्राउंड में नहीं बताएगा तब तक आप उस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते। मेरे फादर खुद इंस्ट्रक्टर रहे हुए हैं गुजरात पुलिस में, तो मेरा बैकग्राउंड मतलब काफ़ी उसी से आता है कि एक तरह का डिसिप्लिन स्टार्टिंग से ही हमारे उसमें रहा है, कल्चर में। फिर भी आपको असली डिसिप्लिन तो ट्रेनिंग में जाके ही प्राप्त हुआ। असली डिसिप्लिन तो ये है कि जब हमारी एक उम्र होती है, जिस टाइम पे हम ज्वाइनिंग करते हैं, उस टाइम पे तो हमारी जवानी शुरू हो रही होती है, तो उस टाइम पे एक लड़का ही रहता है, लेकिन जब उसको डिसिप्लिन में लाया जाता है, जब उसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके वो सोल्जर बनता है। टाइमिंग्स क्या होते होंगे आपके ट्रेनिंग में? कितने बजे सोना, कितने बजे उठना? ट्रेनिंग का टाइमिंग डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी डिसिप्लिन अच्छी है तो आपको रेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, और जहाँ आपकी डिसिप्लिन ख़राब है, आप फौज के हिसाब से नहीं चल रहे, तो वहाँ आपका रेस्ट कम हो जाएगा। तो ये बोलते हैं हमारी फ़ौज में कि आराम में गिरावट अगर डिसिप्लिन में कटौती। अगर आपकी डिसिप्लिन कम हो गई तो आपका आराम भी कम हो जाएगा, सीधा पनिशमेंट। हाँ, तो ये है कि जब तक आप डिसिप्लिन में हो तब तक आप एक सोल्जर हो, और जहाँ आपने इनडिसिप्लिन काम किया तो आपको एक सोल्जर की सज़ा आपको मिलेगी, जो आपका हक है। सज़ा लोग सोचते हैं एक तरह की पनिशमेंट है, लेकिन हमारी फ़ौज में वो हमारा हक है। हमने गलती की है तो हमको पनिशमेंट मिलेगी। तो जैसे हमारी फ़ौज में एक बैग होता है जिसको हम पैकेट बोलते हैं, इसके अंदर 40 किलो वेट आता है। तो जब पनिशमेंट मिलती है तो वो लगता है हमको 40 किलो वेट, तो ये बोला जाता है कि वो पनिशमेंट नहीं है, वो जवानों का गहना है। तो इस तरह की हमारी माइंड थिंकिंग होती है, इस तरह से मतलब हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा फील नहीं करते। आपने बताया था मुझे कि जब आपकी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है तब वो एक 10 किलो का रेत का बैग आपको दिया जाता है, जो आपको पूरे दिन साथ में रखना है, निकाल नहीं सकते आप। जब आप खाना खाने जा रहे हो, रेस्ट भी कर रहे हो, तो उसको अपने साथ रखना है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे नए रिक्रूट्स आते हैं, घर से कोई भी हट्टा कट्टा या मजबूत इतना नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। घर से भी लड़के खा पी के आते हैं, अच्छी बॉडी होती है उनकी, लेकिन जो एक मजबूत बनाने वाली चीज़ है ना, मजबूत बनाने वाली चीज़ है कि जब आपके माइंड में एक चीज़ डाल दी कि नहीं अब ये 10 किलो, वो 10 किलो जो है ना वो शरीर का वेट नहीं है, वो एक तरह से माइंड का वेट है। 1-2 दिन के बाद में उसको 10 किलो का वेट नहीं पता लगेगा, लेकिन जो बंदा 10 दिन के बाद भी जो लगा के चल रहा है ना, उसके माइंड में एक चीज़ घूम रही है कि मेरे पीठ पे अभी भी 10 किलो का वेट है। तो एक तरह की माइंड थिंकिंग है वो। 10 किलो का वेट थोड़े दिन बाद वो उस बंदे को फील नहीं होता है, वेट नहीं लगता, शरीर का हिस्सा बन जाता है, फिर शरीर का हिस्सा बन जाता है। लेकिन क्या है कि उसके माइंड में एक चीज़ का हरासमेंट चल रहा है कि मेरे ऊपर 10 किलो का वेट चढ़ा हुआ है, जबकि वो उतना ही काम कर रहा है जितना वो बिना वेट के कर रहा था, उतना ही काम वो 10 किलो वेट के साथ भी कर रहा है। लेकिन क्या है कि माइंड में उसके वो बैठ गया है। सो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी पोस्टिंग कैसे होती है? कैसे डिसाइड होता है कौन कहाँ पे तैनात होगा, कौन से रेजिमेंट में, बटालियन में जाएगा, और वो चेंज क्यों होते रहता है, वो थोड़ा बताइए। अच्छा जी, तो इसका ऐसा है कि जैसे हमारा पासिंग आउट परेड हो गई, हमने शपथ ग्रहण कर ली, उसके बाद में फिर जिस जगह पर जिस तरह की डिप्लॉयमेंट होती है वो डिपेंड करता है वहाँ की कंडीशंस पर, कहाँ किसकी कितनी क्या ज़रूरत है। उस हिसाब से हम डिप्लॉय हो गए, हम पोस्टेड हो गए, हम सारे बिखर गए, अलग अलग जगह पर चले गए। लेकिन हम किसी भी जगह पर 2 या 2.5 या 3 साल से ज़्यादा
हम वहाँ नहीं रुकते, हम लोगों को वहाँ से हम लोग चेंज होते रहते हैं। क्योंकि क्या है कि हर जगह इंडिया की हर जगह की वेदर कंडीशन एक जैसी नहीं है। कुछ वेदर कंडीशन ऐसी है जैसे कि आप जैसे साउथ में हो गया या फिर छत्तीसगढ़ जैसी जगह में हो गया, जहाँ मतलब क्या है कि गर्म इलाका है, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। वहीं आप लेह लद्दाख चले जाओ, उत्तराखंड, हिमाचल या नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, यहाँ ठंड ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में बारिश ज़्यादा है। और तो क्या है कि ये सारी कंडीशन ना इंसान लगातार नहीं झेल सकता, तो हम चेंज होते रहते हैं। तो आपकी भलाई के लिए है वो। हाँ, ये क्या है, ये डिपेंड करते, जैसे हमारी बटालियन, मैं किसी भी बटालियन में अगर जैसे मान लो बॉर्डर बटालियन पर हूँ, तो बॉर्डर बटालियन एक तरह का फील्ड एरिया है, वो फील्ड है। तो जब हम बैटल ग्राउंड या फील्ड एरिया से जहाँ से हम लोग आते हैं, तो हमको फिर उसके बाद में कोई ऐसी जगह पोस्टेड किया जाता है जहाँ हम कुछ टाइम तक नॉर्मल अपनी फैमिली बच्चों के साथ रह सकें। बराबर, पीस। जी, तो हम पीस में डिप्लॉय हो जाते हैं उसके बाद। तो ये हमारा रूटीन चलता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं पीस के बाद पीस में जाऊँगा या बॉर्डर के बाद में पीस में आऊँगा। अगर मेरी ज़रूरत कहीं और है तो मेरे को बॉर्डर टू बॉर्डर भी भेज सकते हैं। ये भारत सरकार की ड्यूटी है, ये तो हमने करनी ही करनी है, तो इसके लिए हम कभी मना नहीं कर सकते। थोड़ा सोल्जर की पर्सनल लाइफ, फैमिली के बारे में जानेंगे। कल जब मैं आपसे बात कर रहा था, मैं बड़ा इमोशनल हो गया। मेरे साथ जो मेरा भाई था, उसकी आंख में तो आंसू आ गए सुन के कि जब आप घर छोड़ के जाते हैं, जब आप बॉर्डर पे तैनात हैं, राइट, और तभी आप छुट्टियां ख़त्म करके या पहली बार आप अगर आप जा रहे हो, कोई भी छुट्टी आखिरी छुट्टी हो सकती है, कोई भी अलविदा आखिरी अलविदा हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप घर छोड़ के जा रहे हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? घर वाले क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो, और आप कैसे निकल पाते हो घर से? इसका तो ऐसा है कि जैसे हम जब छुट्टी बटालियन से निकलते हैं घर आने के लिए, तो हम यही सोचते हैं कि हम कितने घंटों में घर पहुंच जाएं, और उसके लिए फिर हम सोचते नहीं, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का साधन ढूंढते हैं और घर पहुंच जाते हैं। छुट्टी जैसी भी, मतलब हमारे लिए त्यौहार मायने नहीं रखता है, हमारे लिए मायने रखता है हमारा घर। मतलब जिस दिन हम घर पहुंच गए उस दिन हमारी दिवाली है, हमारी होली उस दिन है जिस दिन हम बच्चों से मिल लिए, हमारी दिवाली उसी दिन है। मतलब हमारा सारे त्यौहार वही है जिस दिन हम छुट्टी पहुंच गए। जब छुट्टी ख़त्म होती है तो छुट्टी ख़त्म होने के 2 दिन 3 दिन पहले से ही हमारी फैमिली में बात होनी बंद हो जाती है। ना मैं बच्चों से बात करता, ना बच्चे मेरे से करते, ना वाइफ करती, ना मैं वाइफ से करता। मतलब हमारा एक तरह से कटअप हो जाता है बिल्कुल। जो 2-3 दिन है ना, वो एक तरह से टेंशन में निकलते हैं। हम सिर्फ बात वही करते हैं जो ज़रूरत की है, नहीं तो हमसे बात भी नहीं होती। मतलब मेरा भी एक तरह से माइंड अपसेट है और घर वालों का भी माइंड अपसेट है। हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते, हमारी हिम्मत ही नहीं होती एक दूसरे से बात करने की। फिर जिस दिन हम निकलते हैं वापस अपने गंतव्य स्थान के लिए, तो उस टाइम पे इमोशनल तो हर कोई होता है, घर वाले भी हो जाते हैं। हम नहीं होते, हम रास्ते में हो जाते हैं, लेकिन हम घर वालों के सामने नहीं होते कभी। हम घर वालों के साथ खुशी खुशी निकलते हमेशा हमेशा। मेरे घर वालों ने आज तक मुझे कभी रोते हुए नहीं देखा होगा जब मैं छुट्टी ख़त्म करके जा रहा हूँ। लेकिन गेट से बाहर निकलने के बाद में हम भी इमोशनल होते हैं, लेकिन अगर उस वक्त अगर हम इमोशनल हो गए, हमारे घर वाले ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो बस ये है कि बाय करके हम निकल जाते हैं एक बार, उसके बाद जो करना है वो तो करना ही है, जो ड्यूटी है वो तो वहाँ पहुँचना ही है। भारत सरकार हमको उसी के पैसे देती है ड्यूटी करने के। देश की सेवा करनी है तो वो तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब हर दिन जब आप घर पे नहीं हैं, हर दिन आप अपने बच्चों से दूर है, वो देश के लिए एक बलिदान है। मतलब आप हर दिन बलिदान देते हो, हर वक्त जब आप घर से बाहर हो, घर से दूर हो, आप एक सैक्रिफाइस कर रहे हो। वो शायद सिविलियंस कभी समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब मेरे जैसा इंसान शायद वो लेवल पे कभी कनेक्ट ही ना कर पाए कि ये सैक्रिफाइस क्या लेवल का है, और शायद हम उसका 10% या 1% भी अगर देश के लिए कुछ कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो सैल्यूट है आपको इसके लिए। थैंक यू सर। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द बॉर्डर। तो आप बॉर्डर पे तैनात है, अगर वहाँ पे टेक्निकली कुछ गलत होता है तो यू आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर कंट्री। तो अगर आप वहाँ पे हैं बॉर्डर पे, एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग, हाउ इक्विप्ड यू आर? मतलब आपके पास क्या संसाधन है जिससे आप फर्स्ट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकें, या आप अटैक कर सके, या देश को बचा सके, बॉर्डर की सुरक्षा कर सके? उसके लिए आप कितने इक्विप्ड होते हैं वहाँ पे? सर, अगर इक्विपमेंट की बात किया जाए तो आज की डेट में इंडिया शायद किसी देश से पीछे नहीं है। इंडिया हर देश से मतलब तकरीबन टक्कर पर है। हमारे पास एक से एक अच्छे इक्विपमेंट्स है। ठंड से बचने के लिए क्लोथिंग्स है, नाइट में डे के लिए हर तरह के इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास। अगर बॉर्डर पे अगर कुछ भी अगर ऐसा मूवमेंट होता है तो हम तुरंत उसको कैच कर सकते हैं। और हमारे कम्युनिकेशन के साधन भी अच्छे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है। और दूसरा ये है कि
हमारी फ़ौज ऐसी है कि कभी पीछे तो नहीं हटेगी। तो देश चाहे कोई भी हो, इंडिया का नाम जहाँ आता है तो वहाँ एक बार इंसान ये ज़रूर सोचता है कि ये बहुत बड़ा देश है। और हमारी फ़ौजें इतिहास उठा के देखिए तो हमारी फ़ौजों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में शायद आज भी कोई किसी देश की फ़ौज सोच नहीं सकती। आप लड़ाइयों के इतिहास उठा के देखिए तो हमारी फ़ौज ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं जिसके बारे में इतिहास लिखा गया है, मतलब एक तरह का इतिहास है वो। तो क्या है कि अगर कोई सोचता है कि मैं इसको हरा दूंगा तो इतना आसान नहीं है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। कोई ऐसी कॉम्बैट सिचुएशन, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि जब आप एक्शन में हैं या कोई मिशन पे हैं, अगर आप उसके बारे में बता सके, अगर कोई चैलेंजिंग मिशन पे आप हो, अगर वो किस्सा आप सुनाना चाहें। नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, मतलब ये तो खैर थोड़ा सा टॉपिक अलग हो जाता है। हाँ जी, ओके, ठीक है, ठीक है। मैंने ये सुना है कि द बैटल ऑन द बॉर्डर इज़ ईजियर देन द बैटल ऑन द स्ट्रीट्स। जो अंदरूनी दुश्मन है वो बाहर के दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो आप फौजी है, आप बेटर बता पाएंगे इस चीज़ के बारे में कि क्या होता है, क्यों अंदरूनी दुश्मन इतना खतरनाक क्यों होता है? देखो, आतंकवाद और दूसरा जो आतंकवाद तो खैर देश के बाहर के हो गए, ये तो इनको तो हमने रोकना ही रोकना है जैसे भी। लेकिन जो इंटरनल जो भी चल रहा है हमारा मैटर इंडिया के किसी भी स्टेट में चाहे कहीं भी, तो वो लोग तो हमारे ही हैं, वो लोग हमारे ही हैं। तो वो आतंकवादी नहीं है, वो हमारे ही लोग हैं। बस ये है कि हो सकता है उनका मांगने का तरीका गलत है या फिर उनकी थिंकिंग गलत है, लेकिन अगर हम एक तरह से देखा जाए तो वो हमारे लोग हैं। हम उन पर ऐसे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि लोग तो हमारे ही हैं, हमारे इंडिया के ही लोग हैं। हाँ, थोड़े से भटक गए हैं या फिर उनकी कुछ मांग है जो भारत सरकार नहीं मांग रही या चाहे जो भी है, तो इसके बारे में तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो हम मूवीज़ में जो देखते हैं, वॉर मूवीज़ में जो भी दिखाया जाता है वो रियल लाइफ से कितना अलग है, कितना सही है, कितना गलत है? रियल लाइफ और मूवी लाइफ में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से सिक्कों के दो पहलू हैं वो। क्योंकि जिस हिसाब से मूवीज़ में एक्शन दिखाया जाता है, एक्शन उससे और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जब लाइव गोली चलती है तब जिसके पास से गोली निकली है या जिसको गोली लगी है उसी को पता है कि एक्शन क्या है। बाकी मूवीज़ तो एक एंटरटेनमेंट का जरिया है अगर देखा जाए तो। और जो रियल लाइफ जो स्ट्रगल है एक फौजी बंदे का, या जो मतलब जो इस तरह की कंडीशंस में फंसता है, तो वो उसी को पता लगता है। अगर कोई बोलता है कि मुझे डर नहीं लगता, तो ये बात गलत है। डर हर किसी को लगता है, डर तो हर किसी को लगता है, चाहे वो सामने वाला हो या हम हो। डरता हर कोई इंसान है। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके दिल में दो ही चीज़ होती है, एक डर और एक दर्द। बच्चा पैदा होता है, उसको दर्द का महसूस होता है और उसको डर का एहसास होता है। बाकी बच्चे को तीसरा कोई एहसास नहीं होता। राइट, करेक्ट। जो अगर इंसान अगर पैदा ही डर और दर्द के साथ हो रहा है, तो सीधी बात है, अगर कोई इंसान ये बोलता है कि मुझे दर्द नहीं होता है, मुझे डर नहीं लगता, तो ये बात गलत है। मतलब बहुत अलग है, जो मूवीज़ में दिखाया जाता है वो रियल लाइफ से बहुत अलग है। बहुत अलग है मूवीज़ में, और इसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि जब गोली चलती है ना, तो कोई छाती लेके सामने नहीं जाता, तब अपने आप को बचाना पड़ता है पहले। जब पहली गोली की आवाज़ आती है तब दिमाग में क्या चलता है? तब दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें घूम जाती हैं, मतलब लाइफ की बहुत कुछ चीज़ें घूम जाती हैं। और उसके बाद में ना, गोली चलने के बाद में अगर हमको यही तो ट्रेनिंग दी जाती है कि इंसान गोली चलने के बाद भी अपना आपा ना खोए। गोली का जवाब गोली से देना है ना, तो गोली पहले राइफल कोक करने के लिए भी माइंड भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उस टाइम पे अगर माइंड एब्सेंट हो गया तो हम गोली सामने से नहीं चला पाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है हमको बेसिक ट्रेनिंग में, ताकि हम गोली का जवाब गोली से दे सकें। थोड़ा ब्रदरहुड के बारे में बात करते हैं। आर्मी में जो कॉमरेडरी ब्रदरहुड होता है, राइट फ्रॉम ट्रेनिंग, फिर आप मिशंस पे जाते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करते हैं और ये ब्रदरहुड और स्ट्रॉन्ग होते जाता है। तो वहाँ पे क्या माहौल होता है जब आप बटालियन में है, जब आप अपनी पोस्टिंग पे है या अपने ट्रेनिंग सेंटर पे है, तो वहाँ का माहौल क्या होता है? हम चाहे जैसे मैं बेसिक ट्रेनिंग से शुरुआत करता हूँ। बेसिक ट्रेनिंग में हमारा क्या होता है, हमारा एक बड्डी बना दिया जाता है। हम हर बंदे का एक बड्डी होगा। तो हमारा बड्डी सिस्टम हमारी पूरी फोर्स की नौकरी में है, ये बड्डी सिस्टम हर जगह चलता है। चाहे हम बेसिक ट्रेनिंग में हो, चाहे हम ऑन ड्यूटी हो, चाहे हम कोर्सेज पर हो, चाहे हम मतलब कहीं भी ड्यूटी पर गए हैं या चाहे कहीं भी हैं,
हमारा एक बड्डी हमेशा हमारे साथ रहता है। तो हमारी और हमारे बड्डे की मतलब इतनी ज़्यादा क्लोज होते हैं हम कि मेरे पिताजी का क्या नाम है वो मेरे बड्डी को पता है, और मेरे बड्डी का पिताजी का क्या नाम है वो मुझे पता है। उसके कितने बच्चे हैं, उसकी वाइफ का क्या प्रोफेशन है, उसकी मदर क्या करती है, उसके भाई बहन क्या करते हैं, हम बड्डी एक दूसरे को पूरी बात बताते हैं। और एक टाइम हमारा ऐसा होता है 24 घंटे के अंदर 1-2 घंटे का टाइम शाम के टाइम पे या जब भी हमको टाइम मिलता है तो हम बैठ के अपनी बातें करते हैं। इससे क्या होता है, एक तरह का मेंटली स्ट्रेस दूर हो जाता है कि हम कोई बात है, चल भाई को पता है ये मेरा बर्थडे है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग झेल लेंगे। तो ये एक तरह का हमारा मतलब बहुत क्लोज बॉन्ड होता है। और दूसरा, जैसे हमारे फौज में हम जाति धर्म इन सबको नहीं मानते। मतलब ये है कि हम हमारे धर्म को मानते हैं, हम अपने धर्म को भी अगले धर्म को भी मानते हैं। जैसे हमारे फौज के किसी भी कैंप में जाओगे आप, तो आप देखोगे कि हमारे वहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च ये जो है ये एक ही जगह पर बना हुआ होता है, और हम सारे लोग एक ही साथ एक ही मंदिर में या एक ही गुरुद्वारा या एक ही मस्जिद, ये हमारा सारा एक ही है। हम इसके अंदर सारे भाई लोग इकट्ठा होके अपना हर एक फेस्टिवल मनाते हैं। और लाइफ में अगर आपको अगर फेस्टिवल मनाना है ना, तो अपना घर छोड़ो, कभी फौज में आओ, आपको पता लगेगा कि फेस्टिवल का मायना क्या है। चाहे होली है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, फेस्टिवल चाहे कोई भी है, लेकिन जो मज़ा फौज में मनाने का आता है वो मज़ा घर में मनाने का आपका कभी नहीं आएगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि भारत जो है वो विविधता का देश है। यस, विविधता में एकता। और पूरे भारत के लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वो लोग अपने हिसाब से फेस्टिवल मनाते हैं, तो कुछ तो खास बात होगी। तो ये है कि फेस्टिवल जो है, फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल जब होली दिवाली हो घर आके मनता है, जो हमारा ओरिजिनल फेस्टिवल है वो हमारा फौज में मनता है। अब आते हैं मेरे फेवरेट क्वेश्चन पे, द लेजेंड ऑफ बाबा हरभजन सिंह। आप इंडो चाइना बॉर्डर पे हैं, बाबा हरभजन सिंह भी वहीं पे थे, वहीं पे उनका देहांत हुआ। मतलब ये सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मरने के 40 साल बाद भी वो देश की सेवा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आज भी बॉर्डर पे वो तैनात हैं। और ये एक तरफा प्यार नहीं, दो तरफा प्यार है। मतलब जैसे उनको फ़ौज से और देश से प्यार है, वैसे ही फ़ौज ने भी सामने प्यार दिखाया। उनके 2 मंदिर बनाए हैं, उनकी तनख्वाह चालू थी, उनका प्रमोशन होते रहता था, वो छुट्टियों पे जाते थे। तो आप आराम से डिटेल में हमको बाबा हरभजन सिंह के बारे में बताइए। जी, बाबा हरभजन सिंह जो थे वो सिख रेजिमेंट के थे, और मतलब एक तरह के देशभक्त थे वो भी। तो उनका मतलब जब उनका शहीद हुए, वो जब लड़ाई में वो शहीद हो गए, तो उनके देश के प्रति उनका एक ऐसा प्यार था कि उनने अपना बॉर्डर कभी नहीं छोड़ा। और बॉर्डर पर जब भी कोई कुछ भी अगर गतिविधि होती थी तो वो पहले बता देते थे कि ये चीज़ होने वाली है। ये हमारे पुराने लोगों ने हमको बताया कि ये सब चीज़ें होती थी। फिर कुछ एक्सपीरियंस हमारे भी है कि हमने भी इन सब चीज़ों को रियलाइज़ किया कि नहीं, कुछ तो है। क्योंकि जहाँ बड़े भाई साहब की पूजा होती है, हम बड़े भाई साहब बोलते हैं बाबा हरभजन सिंह को, तो बड़ी मान्यता है उनकी। और कुछ ऐसा भी है कि अगर हमारे साथ कभी कुछ ऐसा गलत होने नहीं दिया उनने। वो एट ए टाइम अपने बॉर्डर पर रहते हैं। और इसके सिवा उनका हमने सुना भी है कि वो उनके जूते डेली पॉलिश होते हैं, उनका बिस्तर डेली लगाया जाता है, उनकी वर्दी डेली प्रेस होती है, सॉरी। और उनकी तनख्वाह उनके घर वालों को जाती है। उनकी प्रॉपर बर्थ बुक होती है ट्रेन में, और वो प्रॉपर उनके बॉक्स सहित वो जब पंजाब पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद में उनकी प्रॉपर एक झांकी निकलती है, एक बारात जैसी पूरी झांकी निकलती है काफ़ी, जो उनके घर तक जाती है। तो मान्यता है कि शरीर नहीं है लेकिन आत्मा अभी भी वही है, और वो आज भी ड्यूटी दे रही है। राइट, मैंने सुना उनको खाना परोसा जाता है। बिल्कुल, खाना परोसा जाता है, उनकी वर्दी प्रेस होती है, उनका बिस्तर डेली लगाया जाता है, सुबह उनका बिस्तर भी फोल्ड होता है। मतलब जो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सपीरियंस करने को, या ये चीज़ें ऐसी है कि ये सिर्फ रियल लाइफ में जब इंसान देखता है तभी उसको भरोसा होता है कि नहीं यार, ये चीज़ भी हो सकती है। ये चीज़ कुछ ऐसी है कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन हम लोग मानते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हैं। ऑफकोर्स आपने वो एनर्जी महसूस की होगी, फॉर श्योर। बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी है कि जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स ने बताया कि उनको कहीं ना कहीं वो एनर्जी महसूस होती है, और इन अ पॉजिटिव वे, कि कभी वो कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे डिफ़िकल्ट वेदर कंडीशंस में शायद आंख लग जाए तो बाबा जी आके जगा देते हैं।
और बॉर्डर पे अगर कुछ गतिविधियाँ होती है तो हमको पता लग जाता है। वो उनकी एनर्जी है जो काम करती है कहीं ना कहीं। और बाकी ये है कि उनकी मान्यता इतनी ज़्यादा है कि हम भी जब कभी अपनी ड्यूटी पर निकलते हैं तो एक बार बाबा का नाम लेके ही निकलते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर वो एक ऐसी शक्ति है जो हमको हमेशा 24 घंटे हमारे माइंड में ये चीज़ रहती है कि नहीं अभी हम सेव हैं। तो ये कुछ शक्ति ऐसी है जो जिसको हमारे तकरीबन हर फौजी बंदा इस चीज़ को मानता है। किसी भी फौजी से आप पूछ लेना, वो इस चीज़ को मना नहीं करेगा, वो यही बोलेगा कि नहीं ये बात रियल है। कुछ 2006 में शायद वो रिटायर्ड हुए और उसके बाद भी वो आई थिंक अभी वो वहीं पे रहते हैं। मंदिर पे उनकी जो चौकी बनाई गई है वो वहीं पे रहते हैं और अभी भी देश की सेवा कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। उनके उसके बाद में उनके प्रमोशंस भी हुए उन रैंक वाइज उनको सीनियरिटी वाइज प्रमोशंस भी उनको मिलते रहे। तो अभी तक जब उनका काम चल रहा है, अब अभी तक जब वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं तो उनको उसी हिसाब से आर्मी ने प्रमोशन भी दे रखा है। आपने रैंक्स की बात की, क्या रैंक्स होते हैं फ्रॉम बेसिक टू सीनियर, कैसे आगे बढ़ता है वो रैंक? हाँ, ये सारी फोर्सेस में अलग अलग हैं सर। जैसे मैं पैरामिलिट्री सर्वेंट हूँ, तो हमारे में रैंक कुछ हिसाब से पुलिस जैसे रैंक होते हैं, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सूबेदार, मेजर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, उसके बाद में 2IC, कमांडेंट, DIG, IG। तो इस तरह से हमारे रैंक हैं। और आर्मी में वो सेम थोड़ा सा अलग होते हैं रैंक उनके। तो हर फोर्स का अलग अलग सिस्टम है ये। आर्मी में वॉर क्राई का बड़ा महत्व होता है, तो वो वॉर क्राई आपको कब दी जाती है और उसका उपयोग कब होता है? कब आप बोलते हैं, कब आप उसको रिसाइट करते हैं? वॉर क्राई का जो है ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम उसको लड़ाई में ही बोलें, हम लोग उसको हमेशा ही यूज़ करते हैं। हमेशा वो वर्ड हमारे ज़बान पर शायद दिन में 100 बार आता ही होगा। तो ये चीज़ें तो ऐसी है कि हमेशा ही हमारे माइंड में रहती है, हमारी ज़बान पर रहती है, जो हम बोलते ही हमेशा। आपके रेजिमेंट की वॉर क्राई क्या है? हमारी ITBP की वॉर क्राई है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। आप आर्मी में हैं, आपने देश को बॉर्डर से देखा है, बाहर से देखा है, अंदर से देखा है। शायद आप देश को जिस तरीके से देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं, सिविलियंस शायद कभी नहीं कर पाएंगे। आप जो कंट्रीब्यूशन है आपका, जो देश के लिए जो सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, सिविलियंस चाहे कितना भी टैक्स भरे, कितना भी सोशल सर्विस करे, वो कंट्रीब्यूशन को कभी मैच नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई मेरे जैसा सिविलियन जिसको देश के लिए कुछ करना हो, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी? आप क्या सलाह देंगे उनको कि उनको क्या करना चाहिए? एडवाइस तो सर यही है कि फ़ौज में एक चीज़ सिखाई जाती, कुछ चीज़ें सिखाई जाती है फ़ौज में, जैसे डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, ये सब चीज़ें ऐसी है, ये एक सिविलियन बंदे के अंदर भी होनी चाहिए जो फ़ौज में है। जैसे अगर हमको जैसे मान लो टाइमिंग दिया गया है ड्यूटी का, या कोई भी काम करने का टाइमिंग दिया गया है, तो हमारा काम है कि उस टाइमिंग पर उस काम को शुरू करना है या उस टाइमिंग पर उस काम को पूरा कर देना। ये एक डिसिप्लिन भी मान लो। और इसके सिवा ये मान लो कि एक इंसान को अपना काम करने में रुचि है। अगर इंसान को अपना काम करने में रुचि है तो वो काम टाइम से करेगा। फौज के अंदर सबसे मेन चीज़ आता है रूल्स फॉलो करना। जो भी आपको ऑर्डर मिला है, ऑर्डर्स को फॉलो करना आपको आना चाहिए। और ये चीज़ तभी आएगी जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा। तो फौज के अंदर इसीलिए डिसिप्लिन सिखाया जाता है सबसे ज़्यादा। और अगर आप एक सिविलियन हो तो आप सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में एक डिसिप्लिन लाओ। जब आपकी लाइफस्टाइल में एक डिसिप्लिन आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिक सारे काम डिसिप्लिन से करोगे और टाइम टू टाइम करोगे। तो ये चीज़ें हमको बेसिक ट्रेनिंग में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरह से काम करना है और ऑर्डर को किस तरह से फॉलो करना है। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से फौज के सिवा शायद किसी डिपार्टमेंट में सिखाया जाता होगा, क्योंकि ये चीज़ें लाइफ में बहुत चीज़ें मायने रखती है। आपका डिसिप्लिन हो गया, आपकी ड्रिल हो गई, आपका बिहेवियर हो गया, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को अगर डेवलप किया जाता है कहीं, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट जगह है फौज, जहाँ मतलब आपको हर चीज़ को सिखाया जाता है प्रॉपर। मतलब ये है कि एक लड़के को एक फ़ौजी बनाना, एक प्रॉपर इंसान बनाना, ये हमको फ़ौज में ही आके मिला। नहीं तो हम भी तो एक लड़के ही थे नई एज के, लेकिन हमको डिसिप्लिन और अनुशासन ये सब कुछ हमको वहीं मिला फ़ौज में। ये चीज़ ज़रूरी है। मयूर जी, आपके पिताजी भी बेल्ट ड्यूटी में थे, अभी रिटायर हुए हैं। आप आर्म्ड फोर्सेस में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आपके 2 बच्चे हैं। तो आपने क्या सोचा है और उन्होंने क्या सोचा है? उनको जाना है मिलिट्री में, आप भेजोगे उनको मिलिट्री में, फोर्सेस में? हाँ, अभी तो खैर दोनों बच्चे छोटे हैं और
अभी भी उनको वैसा इंटरेस्ट है फ़ौज के बारे में। जब भी फ़ोन करता हूँ अपना ड्यूटी से, हमेशा बच्चे दोनों ही बोलते हैं, बोला पापा बोला मुझे भी गन चाहिए। तो अभी भी बच्चों को इंटरेस्ट है फ़ौज में, और मैं अगर उनका इंटरेस्ट है फ़ौज में तो मैं उनको दोनों को डेफिनेटली भेजूँगा। और क्योंकि फ़ौज एक ऐसी संस्था है ना जिसके अंदर इंसान कुछ बने ना बने लेकिन एक डिसिप्लिन इंसान ज़रूर बन जाता है, जहाँ उसको अपने आप सोचने की एक क्षमता बन जाती है। एक अकेला इंसान अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकता है। ये डिसीज़न लेना एक फ़ौज आपको अच्छे से सिखाएगी, क्योंकि सेकंड के कुछ हिस्से में अगर डिसीज़न लेना है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूरी है, और उसके लिए आपको पहले से ही थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा। तो मेरे भी बच्चे जाना अगर चाहेंगे तो मैं रोकूंगा नहीं उनको, बिल्कुल। फ़ौज के लिए, देश की सेवा के लिए तो कभी किसी इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। और सिविलियंस के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार ट्राई फ़ौज करनी चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि हमारे देश की फ़ौज क्या है और एक फ़ौज आपको क्या बना सकती है। हर बच्चे का पहला हीरो उनके पापा होते हैं, राइट। आपके बच्चों के भी आप हीरो हो, उनको शायद पता नहीं भी छोटे हैं कि उनके पापा देश के भी हीरो हैं, राइट। तो मतलब जब मैं सैक्रिफाइस की बात कर रहा हूँ तो खाली आप सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो, आपके बच्चे, आपके परिवार वाले भी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आपसे दूर रहते हैं, राइट। तो उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड है? मतलब आर दे रियली हैप्पी, रियली प्राउड कि आप फौज में हो, देश की सेवा कर रहे हो, देश के हीरो हो? जी बिल्कुल, मेरी फैमिली मेरे पे बहुत प्राउड करती है। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, सबको मतलब एक तरह का घमंड है कि नहीं, मेरे फादर या मेरा लड़का या मेरा भाई एक ऐसी अच्छी संस्था में है, आर्मर्ड फोर्सेस में है। घर में हर किसी को इस बात की खुशी है, और इसीलिए मुझे भी लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, इस वजह से मेरी भी इज़्ज़त बढ़ी है, मेरे घर वालों की भी इज़्ज़त बढ़ी है, और दूसरा मान सम्मान भी मिला है समाज में। क्योंकि एक फ़ौज, हमारे इंडिया में एक फ़ौज की एक वैल्यू अलग है। हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमको रिस्पेक्ट, हमारी इंडिया की पब्लिक जो है वो हमको हमेशा रिस्पेक्ट करती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि, मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ, आप न्यूज़ तो आप भी देखते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे हमेशा, आज तक मैं इंडिया में कहीं भी गया हूँ, तो मुझे एक यही चीज़ देखने को मिली है कि हमारे लोग हमारी फ़ौज की काफ़ी इज़्ज़त करते हैं। और आप बिल्कुल हकदार है वो इज़्ज़त के, वो रिस्पेक्ट के। बिल्कुल जी। हमने बड़ा सुना है कि एक फ़ौजी का अपने हथियार के साथ रिलेशन कुछ और ही होता है, मतलब वो पहला जीवन साथी फ़ौजी का हथियार होता है, ऐसा हमने सुना है। तो थोड़ा उसके बारे में कुछ बता सके आप? हाँ सर, ये तो सही है कि हथियार जो है ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। मतलब जिसको हम कहते हैं कि हमारी वाइफ है, हमारा वेपन एक तरह से हमारी वाइफ है। हम अपने वेपन्स को कभी अलग नहीं छोड़ते, चाहे नॉर्मल हो या चाहे कि इंसर्जेंसी ड्यूटी हो, कोई वीआईपी ड्यूटीज़ हो या कहीं भी, वेपन हमेशा ही साथ में रहता है। और बेसिक ट्रेनिंग की एक बात याद आई है मेरे को, कि जो हमको पहली बार जब मुझे पनिशमेंट मिली थी वो इस वेपन की वजह से ही मिली थी। क्योंकि एक बार मैंने गलती से ट्रेनिंग टाइम पर अपने वेपन को बार थोड़ा सा अलग कर दिया था वेपन को, और उसी टाइम उस चीज़ की सज़ा मेरे उस्ताद ने दी, और मुझे एहसास दिलाया कि इस गन की महत्वता क्या है। क्योंकि गन एक ऐसी चीज़ है कि अगर गन नहीं है तो आप सोल्जर नहीं है। क्योंकि एक सोल्जर के पास अगर गन नहीं है तो वो सोल्जर किसी काम का नहीं है। सोल्जर की पहचान ही गन है, और वो एक तरह का मतलब हमारे बॉडी का एक हिस्सा है। तो जैसे इंसान अपना बॉडी का कोई हिस्सा अलग नहीं कर सकता, वैसे हम अपनी गन अलग नहीं कर सकते कभी भी। तो गन की मतलब ये है कि हर जगह सबसे मेन चीज़ है कि हम कहीं भी जाते हैं तो गन सबसे मेन है हमारा। जैसा आपको हथियार मिलता है उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। मतलब हथियार इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग टू हैव अ गन, राइट। तो वो गन के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती होगी कि उसको यूज़ कैसे करना है, कि कितना ध्यान रखना है जब आपके पास हथियार हो, किसी को कुछ नुकसान ना पहुँचे। तो वो आप कैसे ध्यान रखते हो? गन है एक तरह से बहुत डेंजरस चीज़ है। अगर उसके लिए हथियार एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ सॉरी का कोई कॉलम नहीं है। अगर आपसे कुछ भी अगर गलती हो जाती है हथियार के साथ, तो वो सॉरी का कॉलम में नहीं आता है। क्योंकि अगर आप किसी की जान लेने के बाद सॉरी बोलोगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए हम हमेशा केयरफुल रहते हैं अपने हथियार के साथ।
हम अपने हथियार के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करते फालतू की। सेफ्टी पोजीशन एज पर है, ये हमेशा हम ध्यान रखते हैं। सेफ्टी पोजीशन फायर पर कब करनी है और सेफ पर कब रखनी है, इसका हम हमेशा 24 घंटे ध्यान रखते हैं, क्योंकि हथियार एक ऐसी चीज़ है, छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर देती है और उसके बाद तो कोई माफ़ी का कॉलम नहीं बचता है। जब हम सैक्रिफाइस के बारे में बात करते हैं, मैंने तो बहुत सारी स्टोरीज ऐसी सुनी है जहाँ पे सोल्जर्स के बच्चे जो है उनको कभी कभी पहचान नहीं पाते क्योंकि सालों तक अलग रहते हैं। कभी कभी बच्चे का जन्म हो जाता है और पापा साथ में नहीं होते और जब वापस आते तो बच्चा पहचानता नहीं है या बहुत टाइम लग जाता है वो बॉन्डिंग क्रिएट होने में। तो क्या ये सच है, ऐसा रियली होता है? हाँ, ये सच है, क्योंकि मेरे साथ खुद ये हो चुका है। और उस टाइम पे मैं बॉर्डर बटालियन में था, मैं लद्दाख में था उस टाइम पे। और लद्दाख की कुछ वेदर कंडीशंस भी ऐसी रहती थी कि, और दूसरा अगर आप बॉर्डर पर है तो आप तुरंत एकदम अपने घर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप एक ड्यूटी में हैं। तो आपको एक पीरियड लगेगा आपको घर पहुंचने के लिए। आपके घर में खुशी है, वो खुशी मेरे लिए है, तो मेरे को वो चीज़ का फील तो होता है, लेकिन मैं उसी टाइम पर पहुंच पाऊंगा जिस टाइम पे मुझे घर पहुंचना है। तो ये पहुंचते पहुंचते 3.5 महीने लग गए बच्चे को देखने को। तो 3.5 महीने के बाद मैंने बच्चे को देखा था और 2 साल बाद उसने मेरे को पहचानना शुरू किया कि ये मेरे ही पापा हैं। तो बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ जाता है जब आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, तो थोड़ा सा ये फ़र्क होता है। मतलब एक पेरेंट के लिए सबसे बड़ा ट्रेजर होता है अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखना। मतलब ये एक मोमेंट ऑफ लाइफ होता है। ये पीरियड कोई भूल नहीं पाता या कोई छोड़ना भी नहीं चाहता, एक भी दिन नहीं छोड़ना चाहता। अपने बच्चे से लोग एक हफ्ते तक दूर नहीं रह सकते और आप महीनों तक दूर रहते हैं। वो भी जब आपके बच्चे का जब जन्म हुआ, वो बड़ा हो रहा है, 1 साल से छोटी उम्र है उसकी और फिर भी आप उनसे दूर है। ये कितना बड़ा बलिदान है, शायद हम लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और ये खाली आप बलिदान नहीं दे रहे, जैसे मैंने पहले बताया कि आपके बच्चे भी ये बलिदान दे रहे हैं। ये सैक्रिफाइस खाली आपका नहीं, आपकी पूरी फैमिली का है। और इसी वजह से आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है, आप हकदार हैं वो रिस्पेक्ट के। थैंक यू सर। ठीक है, मयूर जी, थैंक यू सो मच ये वक्त हमारे साथ बिताने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्जेशंस आई एवर हैड। और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, आपकी टीम को, आपके भाइयों को और आपके जज्बे को सलाम और प्रणाम। थैंक यू सो मच।